हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित एसीसीए टूल बॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IAS 38 इंटेंजिबल असेट्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस का अपडेट टाइम पे मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं इंटेंजिबल असेट्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं इंटेंजिबल असेट्स क्या है। इनके नाम से ही मालूम पड़ रहा है ऐसे असेट्स जो जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं हो, जिसे हम देख नहीं सकते हो, ठीक है, और जिसे हम छू नहीं सकते हो, और जो है वो नॉन मॉनेटरी असेट्स भी हैं, ठीक है। बेसिकली आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी क्या है, इसको हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में समझेंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या इंटेंजिबल असेट्स में, तो जो हमारा परचेज्ड गुडविल हो गया, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, लाइसेंस है, कॉपीराइट्स है, तो ये सारे क्या है हमारे एग्जाम्पल्स है इंटेंजिबल असेट्स के। अब इसके अंदर जो है हम क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, तो वो है हमारा इंटरनली जनरेटेड गुडविल और इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, और इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं। तो इंटरनली जनरेटेड को हम नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि इसकी जो हम कॉस्ट को है उसको मेज़र नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को मेज़र नहीं कर सकते बुक में लिखने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसके रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की, कि कौन कौन से जो है क्राइटेरियाज जो है इनके फुलफिल होने चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसको अपनी बुक में लिख सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है, इसके अंदर ये या तो सेपरेबल या फिर ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर लीगल राइट्स उससे अराइज होने चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज जिसे हम सेपरेट कर सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं, या रेंट पे दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर उससे कोई लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट जो है निकल के आ रहा हो, जैसे लाइसेंस वगैरह हो गए, तो वो हमारे क्या होता है आइडेंटिफिएबल। तो हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए अलग से कि हाँ ये एक पर्टिकुलर असेट्स है, तो उस वो हमारा जो है पहला क्राइटेरिया। सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, कि उसको एंटिटी जो कंट्रोल्ड कर रही हो, क्योंकि हमारी असेट्स की मीनिंग्स में भी आ जाता है कि कंट्रोल बाय एन एंटिटी, और उसके बाद जो है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उससे मिल रहा हो, और लास्ट क्या है उसकी जो कॉस्ट है हम उसको रिलायबली मेजर कर पा रहे हो। अगर हम कॉस्ट ही मेजर नहीं कर पाएंगे तो बुक में लिखेंगे कैसे। तो बेसिकली मेनली देखा जाए तो दो डेफिनेशन है। एक तो ये जो नीचे की जो तीनों है ये कॉस्ट की असेट्स की डेफिनेशंस में कवर होती हैं। पहले तो ये कवर्ड होनी, ये फुलफिल होनी चाहिए, और इसके बाद जो है ये आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए, ठीक है। आइडेंटिफिएबल का मतलब है जिसे हम अलग से जो है बेच जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उससे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट हमारे पास अराइज हो रहा हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए क्या है, इंटेंजिबल असेट्स के भी सिमिलर दो वे में होते हैं। पहला जो है इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल मतलब फर्स्ट टाइम जब आप बुक्स में लिख रहे हो। सब्सिक्वेंट जो है रिकॉग्निशन या मेजरमेंट जब आप अब फर्स्ट ईयर के बाद से जब कैसे आप लिखोगे। तो एक तो है हमारा रिकॉग्नाइज इनिशियल रिकॉग्निशन। क्या है, इनिशियल रिकॉग्निशन जो हमें करना है वो हमें करना है कॉस्ट पे करना है, ठीक है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा जो है कॉस्ट पे होगा, कि जो भी कॉस्ट आई है, और उस पे जो है फिर हमें कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह ऐड हुई है तो वो हम ऐड कर देंगे, और उसमें से जो भी हमारा अमोर्टाइजेशन होगा और जो भी इम्पेयरमेंट होगा वो माइनस कर देंगे। तब उसके बाद उसकी वैल्यू जो हम किसमें बुक्स में लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ कॉस्ट मॉडल ही हम इनिशियल रिकॉग्निशन में जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो उसमें फिर हमारे पास कोई अमोर्टाइजेशन होगा नहीं। तो सिंपली हमें फर्स्ट ईयर में क्या करना है, कॉस्ट पे उसको शो करना है बुक में, दैट्स इट, ठीक है। ये तो हो गया इनिशियल। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आने वाले फिर फर्दर ईयर्स में हमें उसे कैसे शो करना, तो उसके लिए हमारे पास दो मॉडल है। पहला है कॉस्ट मॉडल, सेकंड है फेयर वैल्यू। हमारे पास चॉइस है, हम इसमें से कोई सा भी एक मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इंटेंजिबल है, सॉरी, क्योंकि ये हमारे पास जो है हाँ इंटेंजिबल असेट्स है ये हमारा, तो इंटेंजिबल असेट्स है, और प्लस में जो है ये एक यूनिक होता है कि अगर आप किसी चीज़ का आप लाइसेंस ले रहे हो, किसी चीज़ की पेटेंट्स ले रहे हो, या गुडविल है आपने परचेज करी है, तो वो जो है चीज़ें उस काफ़ी सारे फैक्टर्स उसके अंदर इंक्लूडेड है, और वो हर कंपनी टू कंपनी चीज़ें डिफर करती हैं, तो वो यूनिकनेस उसके अंदर काफ़ी होती है। तो जो हमारा आईएएस भी सजेस्ट करता है, या मेजरली जो यूज़ होता है वो होता है हमारा इसमें कॉस्ट मॉडल। सबसे ज़्यादा हम कॉस्ट मॉडल इसमें यूज़ करते हैं, तो ये वाला मॉडल हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। और रीजन भी मैंने बताया, इसके अंदर हम अगर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें तो बुक में कैसे लिखेंगे, सिंपली जो हमारी कॉस्ट है उसमें से जो भी हमारे ईयर का अमोर्टाइजेशन, तो अमोर्टाइजेशन क्या है, जैसे हम टेंजिबल असेट्स पे
डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, सेम वे इनटेंजिबल असेट्स पे अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इसके लिए भी बात करेंगे। और इसके बाद जो हम इसका इम्पेयरमेंट जो है, इसमें जो भी इम्पेयरमेंट आया उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो वो वैल्यू फिर हम अपने बैलेंस शीट में इंटेंजिबल असेट्स के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के। सेकंड जो अल्टरनेटिव वे है हमारे पास वो है फेयर वैल्यू में, कि अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो तो इंटेंजिबल असेट्स में क्या है कि फेयर वैल्यू मॉडल आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज आ जाता है कि आप जो भी प्रोडक्ट है आपका इंटेंजिबल असेट्स है उसकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो। क्यों? क्योंकि आपकी यूनिकनेस, जैसा भी मैंने बताया कि यूनिकनेस का जो मेन कारण हो जाता है, ये आपका फिजिकल असेट्स नहीं है कि जो मशीन आप यूज कर रहे हो शायद दूसरी एंटिटी भी करे। ये आपके अपने बेस्ड पे जो है बन के आया हुआ एक इंटेंजिबल असेट्स है। जैसे लाइसेंस लिया है तो आपने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लिया है, सेम वे जो है पेटेंट्स लिए हैं या फिर आपने कोई गुडविल वगैरह परचेज करी है बिजनेस एक्वायर करने में, तो ये चीज़ें डिफरेंट है, ये डिफर कर सकती है। तो ये वाला मॉडल बहुत ही कम जो कह सकते हैं कि जो अप्लाई होता है, ये एक इसका मेन रीज़न है। ठीक है, और अगर जो है हम फेयर वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो एक्टिव मार्केट होनी चाहिए, और एक्टिव मार्केट में हम ये क्या देखेंगे, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, जो सिमिलर काइंड ऑफ जो है बेसिकली प्रोडक्ट, हम उनकी वैल्यूज से फिर जो कंपेयर करके तब इसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमने जब फेयर वैल्यू निकाल ली तो क्या करना है, तो इसमें फेयर वैल्यू जो आएगी, जो भी हमने फाइंड आउट करी, वो उसमें से हमें अमोर्टाइजेशन माइनस करना है और इम्पेयरमेंट माइनस करना है। ठीक है, तो ये सिंपली माइनस करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको बैलेंस शीट में लिख देंगे। और जो है ये सेम IAS 16 जो PPE की ट्रीटमेंट है वैसे ही होती है। अगर कोई भी गेन आया आपका तो आप गेन को कहाँ शो करोगे, वो आप शो करोगे OCI के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉस आया तो लॉस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम ये देखते हैं क्या उस पर्टिकुलर उसी असेट्स का कोई पुराना हमारे पास OCI का गेन पड़ा हुआ है क्या, OCI में, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अगर हमारे पास गेन पड़ा हुआ है तब तो हम उस लॉस को पहले उस गेन से सेट ऑफ करेंगे। देन उसके बाद भी अगर हमारे पास लॉस बच जाता है तो हम कहाँ ले जाएंगे, P&L में ले जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए एक हमने जो इंटेंजिबल असेट्स है लास्ट ईयर हमने उसको रिवैल्यू किया था तो हमें जो है 1 लाख का गेन आया था। इस साल जब हम कर रहे हैं तो हमें जो है 1,70,000 का लॉस आया है। ठीक है, तो हम लॉस को क्या करेंगे, आइडियली अगर हमारे पास कोई पुराना जो है प्रॉफिट गेन नहीं बचा होगा तो हम डायरेक्ट P&L में लेके जाएंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन क्योंकि यहाँ हमारे पास 1 लाख का गेन है पिछले साल का, तो हम 170 में से 1 लाख माइनस करेंगे, फिर नेट जो बचा 70 लाख का जो लॉस है उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये कहता है। अब इसके बाद बात करते हैं अमोर्टाइजेशन के बारे में। तो अब इसका जो अमोर्टाइजेशन है इसको कैसे ट्रीट करना है, तो है क्या बेसिकली, जो इंटेंजिबल असेट्स है, कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो यूजफुल लाइफ हो वो फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब होता है जिनको मेजर कर सकते हैं कि हाँ ये इतने साल चलेगी, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल। लेकिन कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिससे हमें नहीं पता कि इस पर्टिकुलर असेट से जो हमें बेनिफिट है वो आने वाले कितने सालों तक मिलेगा। जब ऐसा केस हो तो उस केस में वो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, हम कहते हैं कि उनकी जो यूजफुल है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब अनगिनत है। तो दोनों के केस में जो है हमें डिफरेंस सिनेरियो होगा। ठीक है, तो हम पहले तो ये देखना होगा कि जो हमारी यूजफुल लाइफ है वो फाइनाइट है या फिर हमारी यूजफुल लाइफ इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर हमारी यूजफुल लाइफ फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब कि जिसे हम मेजर कर सकते हैं, तो उस केस में हमें सिंपल अमोर्टाइजेशन करना है। जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी जो इंटेंजिबल असेट्स है 1 लाख के और मेरा डेप्रिसिएशन जो है, जो यूजफुल लाइफ है सॉरी, वो 10 ईयर्स की है, तो मैं 10,000 का डेप्रिसिएशन और सिंपल उसको P&L में चार्ज कर दूंगा। अमोर्टाइजेशन हम यहाँ कहते हैं, तो अमोर्टाइजेशन P&L में चार्ज करेंगे और जो रिमेनिंग बचा हम उसको जो है बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये तो हो गया फाइनाइट। बात करते हैं इनफाइनाइट की कैसे करेंगे, तो इनफाइनाइट के अंदर हमें क्या है, कोई भी अमोर्टाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि जब हमारे पास जो है कोई वो ही नहीं है, बेसिकली यूजफुल लाइफ ही नहीं है, तो हम उसको कैसे करेंगे। ये वही रीजन हो गया, जैसे हम जो टेंजिबल असेट जो हमारी लैंड है, लैंड को भी हम जो है नहीं करते हैं, क्या नाम है, डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ का हमें नहीं पता। सेम वे तो यहाँ भी अगर हमें यूजफुल लाइफ ही नहीं पता है तो हम क्यों लगाएंगे, तो हम यहाँ पर कोई डेप्रिसिएशन, कोई अमोर्टाइजेशन हमारा चार्ज नहीं होगा। लेकिन फिर उस केस में एक ये जो है हमारे पास एक मैंडेटरी चीज थिंग आ जाती है कि हमें एनुअली जो है उसको इम्पेयरमेंट के लिए रिव्यू करना होगा कि क्या कोई इम्पेयरमेंट है या नहीं है। तो हमें जो हर साल ये चेक करना पड़ेगा, और अगर कोई इम्पेयरमेंट है तो फिर उसको हमें इम्पेयर उसकी वैल्यू को करना पड़ेगा। ठीक है, और उसको उस इम्पेयर की वैल्यू को जो लॉस आएगा उसको हम P&L में दिखाएंगे,
और माइनस करने के बाद जो कॉस्ट में से जो रिवाइज्ड वैल्यू बचेगी उस वैल्यू को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब बात करते हैं IAS 38 के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक भी है, इसे कह सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि इसके अंदर चीज़ों को आइडेंटिफाई करने बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम रिसर्च में कैसे बाइफिकेट करें या डेवलपमेंट में कैसे बाइफिकेट करें। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसको कम से कम आप कंफ्यूज और इजी से इजी वे में आप इसको समझ सको। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है ये रिसर्च का और जो आपका डेवलपमेंट के बारे में। तो रिसर्च क्या है, हमें नाम से पता है किसी भी चीज़ की हम खोजबीन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक रिसर्च कर रहे हैं। हम कुछ आइडियाज़ या कह सकते हैं कि जो है जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो उस केस में क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नई साइंटिफिक नॉलेज या फिर कोई नया अंडरस्टैंडिंग जो है गेन करने के लिए कुछ जो है चीज़ों में हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन अब ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है। सही गलत का मतलब क्या है कि अगर कि हो सकता है आपने ये सुना होगा कि साइंटिस्ट किसी चीज़ पे रिसर्च करे तो सालों लग गए। तो क्या अब हम उन्होंने जो इतने सालों से रिसर्च किया है और उन्होंने इतने पैसे जो लगाए होंगे कि हमें वो सारे पैसे को जो उससे आउटकम निकल के आएगा उसमें हमें ऐड कर देना चाहिए और फिर उसको ऐड करके जो है उस पर जो है एज एन असेट्स शो करना चाहिए क्या? तो अगर ऐसे देखा जाए, कोई एक पर्टिकुलर असेट्स है फॉर एग्जांपल 1 लाख की मार्केट में, लेकिन जब वो इनिशियली आई होगी तो उसमें कितना सारा रिसर्च हुआ होगा और रिसर्च हुआ होगा तो देखा जाए उसमें लाखों खर्च हुए होंगे। तो इस हिसाब से उस असेट्स की वैल्यू 1 लाख ना हो के जो ऐसे तो 3-4 लाख 5 लाख हो सकता है ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हमारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसे हम P&L में लेके जाएंगे और कुछ ऐसे एक्सपेंस है जिसे हम असेट्स की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास। तो जैसा अभी हमने बताया बात की कि रिसर्च क्या है, तो रिसर्च का बेसिकली कब कुछ हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी हम इनिशियल फेज में है, चीज़ों को समझने के लिए नए आइडियाज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या है, रिसर्च फेज हो गया। तो जो भी एक्सपेंसेस जो रिसर्च फेज से रिलेटेड होंगे, क्वेश्चन आपको कहता है कि इनिशियल फेज का है, जो है अभी जो है कुछ भी चीज़ फिक्स नहीं हुई है, अभी ट्राई आउट ही चल रहा है, ट्रायल्स ही चल रहे हैं, तो वो सारा हमारा रिसर्च आता है और वो कहाँ जाएगा, सारा एक्सपेंस हम P&L में राइट ऑफ कर देंगे, एक्सपेंस दिखा देंगे उन सारे एक्सपेंस सारे खर्चों को। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर हम कोई असेट्स यूज कर रहे हैं उस रिसर्च के दौरान, ठीक है, तो मान के चलो हम रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च में हमने कोई एक असेट्स यूज किया है, फॉर एग्जांपल 6 महीने के लिए रिसर्च चला और 6 महीने के लिए मैंने कोई मशीनरी यूज करी है या कोई इक्विपमेंट यूज किया है, तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट या असेट्स को हम क्या करेंगे, बुक में एज एन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शो करेंगे उतने टाइम के लिए। ठीक है, सिर्फ उतने टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हमने उसको यूज किया है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा रिसर्च का, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, इनिशियल फेज का एक्सपेंस है, P&L में जाएगा सिंपल। ठीक है, बात करते हैं डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है। तो डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब ये है, इसका मतलब है कि आपने जो भी आइडियाज रिसर्च के दौरान निकाले, अब आप उसको एग्जीक्यूट करने की बारी में आ गए हो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, आपने जो सारे रिसर्च कर लिए, अब आपको पता चल गया कि हाँ ये आइडिया जो है सक्सेस होगा, तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब हम आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूट करके हम कुछ नया या फिर कुछ चीज बेटरमेंट के लिए, जो हमने जिस चीज के लिए पर्पस के लिए रिसर्च की थी, हो सकता है हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, मटेरियल बनाने के लिए, या कुछ इम्प्रूव्ड करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्रोडक्ट्स में या अपनी मटेरियल्स में, ठीक है, या प्रोसेस वगैरह में हम कुछ जो इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, नया प्रोसेस ला रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है हमारा डेवलपमेंट फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी खर्चे हम करेंगे जो है उस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, सक्सेसफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या कहलाएंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंस कहलाएंगे। तो अब डेवलपमेंट एक्सपेंस के अंदर में भी जो है हमें दो चीज़ों में देखना पड़ेगा कि पहली बात तो सारे के सारे डेवलपमेंट एक्सपेंस को हम जो है एसेट्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इसके कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल हो गए हैं, हो जाते हैं, तो फिर हम जो भी खर्चा हम करेंगे डेवलपमेंट स्टेज के अंदर, हम उसको क्या करेंगे, हम एज एन इंटेंजिबल असेट्स शो करेंगे बुक में। ठीक है, लेकिन अगर वो क्राइटेरियाज फुलफिल नहीं हुए तो जो भी हमारे पास एक्सपेंस होंगे डेवलपमेंट के, उसको हम कहाँ शो करेंगे, उसको शो करेंगे हम P&L में एज एन एक्सपेंस के उसमें। ठीक है, तो क्या है अब ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो भी हमारा जो प्लांट, जो भी अगर हम कोई भी प्लांट्स के कोई भी आइटम को यूज कर रहे हैं अगर हम डेवलपमेंट स्टेज में,
ठीक है। तो उसका जो डेप्रिसिएशन जो होगा उस पर्टिकुलर प्लांट का, वो डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे, इस डेवलपमेंट के अंदर इंक्लूड कर, डेवलपमेंट कॉस्ट में इंक्लूड करके इंटेंजिबल असेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वो क्या क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने चाहिए जिससे कि जो है आप जो है किसी भी एसेट्स को बुक में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो वो हमारे पास जो है, इसका एक बहुत अच्छा निमोनिक भी है जो कि है पायरेट, PIRATE, सिंपल सा। ठीक है, तो पहला क्या है, P मतलब जो भी आप डेवलप करोगे उससे जो है एक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट होना चाहिए। तो पहला ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो ये हो गया कि आप जो है इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करो। फिर आप जब बना रहे हो तो आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इसको कंप्लीट करने का। ऐसा नहीं कि आप बीच में जो है बना के छोड़ दोगे उसको फिर कुछ टाइम के लिए, नहीं, आप उसको कंप्लीट करोगे, इस इंटेंशन से आप बना रहे हो। अगर ये दो क्राइटेरिया, उसके बाद है कि उसकी जो कॉस्ट है वो आप रिलायबली मेजर कर रहे हो, सही तरीके से मेजर कर पा रहे हो जो भी खर्चे आप उसमें लगा रहे हो वो। उसके बाद जो है आपके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज हैं, उसको जो है कंप्लीट, आप मतलब कि आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं होने वाली, आपके पास है सफिशिएंट रिसोर्स जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लोगे। ऐसा नहीं कि आपने एक बनाने गए, आप कुछ प्रोडक्ट आप पे पैसे कम पड़ गए हैं, अब आप क्या करोगे, आप उसको छोड़ दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है टेक्निकल फिजिबिलिटी, टेक्निकली भी वो प्रोडक्ट फिजिबल हो, मतलब यूज करने लायक होना चाहिए वो प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कुछ भी हम बना दे रहे हैं, और वो एक उसका एक सब्सटेंस भी होना चाहिए कि हाँ ये मार्केट में निकल जाएगा या फिर इसको लोग यूज करेंगे इस टाइप से। और एक्सपेक्टेड टू बी प्रॉफिटेबल, और जो आप बना रहे हो आपको वो लगना चाहिए कि हाँ वो प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा नहीं आपने बना दिया, बना के छोड़ दिया, अब बिके ना बिके, लॉस हो, उससे हमें मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो बेसिकली क्या है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो आप बना रहे हो वो प्रॉफिटेबल आपका है। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्राइटेरियाज हैं जो फुलफिल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल होती है तो हम उस पर्टिकुलर जो भी हमारा डेवलपमेंट में एक्सपेंस किया है हमने, हम उसको इंटेंजिबल असेट्स में शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है ऑल अबाउट इंटेंजिबल असेट्स IAS 38। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। जो ये क्वेश्चंस है इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला, इसमें कुछ सिनेरियोज हैं। एन एंटिटी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द करंट ईयर। हमें बेसिकली इनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है कि ये हमारा जो रिसर्च में जाएगा या फिर हमारा कहाँ जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, सॉरी डेवलपमेंट में जाएगा। तो पहला पढ़ते हैं, अ ब्रांड नेम रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ चॉकलेट बार्स। तो हमारे पास क्या है, पहले तो ये ब्रांड है, ब्रांड का नेम है बेसिकली। ठीक है, तो हमने पढ़ा था इंटरनली जनरेटेड, अगर कोई ब्रांड है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। तो लेट्स सी, इंटरनली जनरेटेड है, परचेज्ड है। तो अब इन्होंने कहा परचेज फॉर 2 लाख, अभी इन्होंने परचेज किया है। ठीक है, तो बाय द ईयर एंड अ ब्रांड स्पेशलिस्ट हैड वैल्यूड दिस एट 2,50,000। अब इसमें दो चीज है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो ये है कि इंटेंजिबल असेट्स की डेफिनेशन को तो ये मीट कर रहा है कि हमने परचेज कर रखा है, हमें इंटरनल जनरेटेड नहीं है, तो ये रिकॉग्नाइज तो होगा बुक्स में इंटेंजिबल असेट्स के रूप में। लेकिन क्वेश्चन आती है किस वैल्यू पे, क्या 2 लाख पे होगा या 2,50,000 पे होगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फेयर वैल्यू की जो है हम तब देखते हैं जब वो बेसिकली हम जो है उसकी एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने बताया था कि ये ब्रांड है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम इसको किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे 2 लाख पे। क्योंकि जो बताया कि अगर हम कोई भी चीज को रीवैल्यू फेयर वैल्यू कर रहे हैं तो उसकी एक्टिव मार्केट होनी चाहिए। बट ब्रांड नेम जो है एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ, क्योंकि ना स्पेसिफिक चॉकलेट बार्स के रिलेटेड ब्रांड नेम है, तो सबकी ब्रांड नेम क्या है, यूनिकनेस होती है, और जहाँ यूनिकनेस हो वहाँ पे इसका एक्टिव मार्केट का होना बहुत ही रेयर हो जाता है। तो इसीलिए हम ये 2,50,000 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और हम इसको जो शो करेंगे वो करेंगे आपके जो है इस वैल्यू पे शो करेंगे। ठीक है, इस पे हमें नहीं करना। सेकंड देखते हैं, 5 लाख स्पेंट ऑन डेवलपिंग अ न्यू लाइन ऑफ कन्फेक्शनरी। तो ठीक है, 5 लाख इन्होंने जो डेवलपमेंट पे जो है खर्च किया है, ओके, इंक्लूडिंग 1,50,000 स्पेंट ऑन रिसर्च द प्रोडक्ट। अब देखो इन्होंने क्या किया, टोटल खर्चा 5 लाख का हुआ है, लेकिन उसमें से 1 पॉइंट जो 5 बेसिकली लाख का जो खर्चा है इन्होंने किस पे किया है, इन्होंने इस खर्चे को किया है रिसर्च पे। ठीक है, उसके बाद
रिसर्च द प्रोडक्ट बिफोर मैनेजमेंट गैव अप्रूवल टू फुल्ली फंड द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा 5 लाख में सिंपल क्या होगा, 1,50,000 जो है हम उसको एज एन P&L में रिसर्च में दिखा देंगे, और जो बाकी बचा 3.5 लाख का उसको हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल असेट्स में एज एन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दिखा देंगे। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बताना शायद आई गेस जो है मैं एक बार बता देता हूँ कि जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, जब तक वो डेवलपमेंट फेज में है ना प्रोडक्ट, उसका जो एक्सपेंस है अपने जो है कंडीशन मेट करने के बाद जो भी एक्सपेंस है हम उसको शो तो करेंगे बेसिकली, क्या नाम है, हाँ बुक्स में हम शो तो करेंगे एज एन इंटेंजिबल असेट्स, लेकिन जो भी जब तक वो फाइनली कंप्लीट नहीं हो जाता ना, जब तक हम उसको यूज में नहीं लाते, तब तक हमें जो उसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है हमें। मैं एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने डेवलपमेंट का जो हमारा फेज है, इसके अंदर क्या है कि अगर हम डेवलपमेंट फेज में हम इस सारे क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल हो गए, उसके बाद भी हम इसको रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं बुक में, लेकिन हम जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। कब तक, जब तक वो फाइनली यूज में ना आ जाए, या अमोर्टाइज नहीं कर सकते। तो उससे पहले हम इसको बुक में दिखा देंगे, लेकिन हम उसमें कोई भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करने वाले हैं। तो सेम वे यहाँ पर भी जो है हम जो 1.5 लाख जो हमारा P&L में चले जाएगा, और जो 3.5 है वो हमारा डेवलपमेंट में जो है एज एन इंटेंजिबल असेट शो करेंगे। नेक्स्ट है का ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर स्टाफ टू यूज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इन्होंने क्या नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज करने के लिए ट्रेनिंग स्टाफ को ट्रेनिंग दी है, और कॉस्ट कितने की ट्रेनिंग कॉस्ट टोटल है 1 लाख रुपीज़ की, और स्टाफ एक्सपेक्टेड है कि वो कम से कम 5 सालों के लिए एवरेज रहे। सबसे पहली बात, ट्रेनिंग कॉस्ट जो होती है उसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते हैं, उसको हम हमेशा P&L में लेके जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एसेट्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जो कंट्रोल्ड बाय एंटिटी होनी चाहिए। तो स्टाफ को कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो अपने मन से कभी भी चाहे तो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो हमारी डेफिनेशन को ही मीट नहीं करता है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे इंटेंजिबल असेट्स की कैटेगरी में। तो ये हमारा सिंपल क्या होगा, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो है एक्सपेंस के उसमें चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और तो इससे जो है हमारा कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी ठीक है। तो इसका मेन यही है कि जो है हमारे पास ये एक कंपनी जो है कंट्रोल नहीं कर सकती स्टाफ को। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा, ये हमारा P&L में चले जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा IAS 38 जो इंटेंजिबल असेट्स का ये पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट एक तरीके से कह सकते हैं डिस्कशन था हमारा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, या आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो करना चाहते हैं, या कहीं फंस गए हैं, कोई डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि मैं उसका जो रिप्लाई कोशिश करूँगा टाइम एज सुन एज पॉसिबल उसको देने की। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।